हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम इस सभा में कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम स्ट्रेट अवे इस पे आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन आज हम बिल्कुल इसको गहराई से समझाना चाहते हैं। मैं इसको बहुत गहराई से समझाना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, पहले थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँगा कुछ। तो उसको समझने के लिए पहले कंस्ट्रेंट मोशन क्या है के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि एक एग्जाम्पल के साथ हम चलें। और दिस इज नोन एज एन एटवुड्स मशीन। इट्स अ सिंपल पुली मास सिस्टम। एक पुली है जो कि फिक्स है और यहाँ पे दो ब्लॉक्स देख रहे हैं और दोनों ब्लॉक्स जो हैं एक थ्रेड से अटैच हैं। ये थ्रेड है जो नॉन एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। तो अब मैं इसकी पूरी थ्योरी समझा रहा हूँ कि इसके पीछे क्या थ्योरी है। पहले कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। चलो, कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक इसमें से हैवी है, मान लीजिए ये हैवी है और ये लाइट है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट दिस वन विल मूव डाउनवर्ड एंड दिस वन विल मूव अपवर्ड। लेकिन इस कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि दिस ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग दिस लाइन। ऐसा नहीं है कि इधर उधर ऐसे स्विंग करेगा, ऐसा नहीं है। So it is constrained to move along this line. This M1 is constrained to move along this line. M2 is constrained to move along this line. So this is known as the constraint of the motion. Constraint of the motion. So ये motion की एक कह सकते हैं आपकी एक मजबूरी कि इस तरीके से move करेगा। और दूसरा एक constraint इसके पीछे और भी छुपा हुआ है, वो ये है कि चाहे वो कैसे भी move करेंगे, दोनों blocks चाहे जैसे move करें, लेकिन जो धागे की लंबाई है, जो thread की length है, वो नहीं change होगी। तो जिसको हम लोग technically कहते हैं length of the thread is invariant. Invariant means धागे की लंबाई चेंज नहीं होगी, वैरी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। So this is yet another constraint of the motion. ये भी मोशन की एक मजबूरी हो गई। तो चलें अगर हम इसकी एनालिसिस करें कि मान लीजिए कि हमसे पूछा जा रहा है कि M1 और M2 मूव तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की वेलोसिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, या दोनों के एक्सीलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम एक सॉलिड एल्गोरिथम डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे, जो कि आगे भी काम है। तो दैट इज़ नोन एज सपोज अगर हम बिल्कुल अपनी कन्वेंशनल एल्गोरिथम पे चलें, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने अभी फ़िलहाल, बिकॉज वी आर जस्ट बिगनर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो लेट अस से दैट वी हैव प्लांटेड अवर ओरिजिन एट दिस पॉइंट विच इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट. So just for beginners, it will be advisable to plant the origin at a fixed point. Consider the origin to be a fixed point in space somewhere. So let's consider it to be the center of the pulley. अब क्या हो रहा है? मानते हैं कि ये नीचे जा रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने ओरिजिन माना और ये मैंने अपनी एक्सिस मान ली। ये मेरी एक्सिस जा रही है, let me call it y axis. So this direction has been assumed to be positive direction. This is negative direction. This is the origin. Now we will measure the coordinates with respect to this origin. तो मान लेते हैं इसके coordinates की बात करें। इस origin के रिस्पेक्ट में हम coordinates को measure करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी लेंथ है y1, इसका कोऑर्डिनेट है y1 और इसका है y2। तो अगर हम कहते हैं कि धागे की लंबाई इनवेरिएंट है, तो सिंपल सी बात है कि हम ये कह सकते हैं दैट y1 प्लस y2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आई कैन से दैट y1 प्लस y2 प्लस दिस पार्ट ऑफ द थ्रेड। यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे घूमी हुई है पुली के ऊपर, तो इतना पार्ट भी कुछ ना कुछ इसकी लंबाई भी होगी। मान लेते हैं इसकी लंबाई भी कुछ मान लेते हैं, इसकी लंबाई भी कुछ मान लेते हैं, कुछ L डैश मान लेते हैं। This length L dash is wrapped over the pulley, and this is the total length of the thread y1 plus y2 plus L prime. Let's call it some constant. Okay, now this is the constraint of the situation, that this has to remain constant, come what may, because the thread is inextensible. Now if we differentiate this function with respect to time,
then we'll get dy1 by dt plus dy2 by dt प्लस इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ है जो पुली के ऊपर रैप्ड है, तो ये वाली लेंथ भी देखिए समय के साथ ये वाली लेंथ जो पुली के ऊपर रैप्ड है वो कांस्टेंट होगी, बिकॉज पुली का डायमेंशन भी चेंज हो नहीं रहा है. So even this is a constant. So if you differentiate it with respect to time, there will be a zero. Now on the right hand side, it is a constant. So if you differentiate this one with respect to time, obviously you will get a zero. Now dy1 by dt, by definition, this is y1 is the coordinate of the block m1 of mass m1. So dy1 by dt by definition is the velocity of block m1. So this dy1 by dt will be equal to v1 plus dy2 by dt will be the velocity of this block m2. So let's call it v2 equal to 0. So we get v1 equal to minus v2. So far so good. And what is this negative sign signifying here? What is the implication of this negative sign here? The negative sign signifies that v1 and v2 have opposite signs. That means if v1 is downward, v2 will be upward. So this is the physical interpretation is that the velocities are in their velocities are in opposite directions. v1 and v2 are vectors, they are in opposite directions. Velocity vectors are in opposite directions. Okay, that is this is the physical interpretation. Now if you differentiate this one again with respect to time, you will get a1 equal to minus a2. So this is the relation that you get between the velocities of the two blocks and the accelerations of the two blocks. So this is how this this algorithm or this method is very useful and very handy. But you see that with the passage of time, I have observed that this might be little tedious when there is a multiple pulley system. So I can share another method with you, and that appears to be more scientific to me, although it is also fair enough, it's also scientific. But it's a matter of being relatively more scientific. So that's that second method, and that is the energy method, which I'll share with you right now. So let us share the energy method. So let us share the energy method. So we will solve the problems from here onwards, usually with energy method. So what is energy method? What is the essence of energy method? That I am going to discuss right now. यही प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को देखते हैं और एल्गोरिथम डेवलप करते हैं एनर्जी मेथड का. तो हमने इसमें एनर्जी मेथड में थोड़ा सोचते हैं. देखिए मान लीजिए कि हमने एक बाउंड्री बनाई, तो ये बाउंड्री हमने बना दी, डॉटेड बाउंड्री है. अब इस डॉटेड बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है आपको, दैट इज माई सिस्टम. I mean, we defined our system. It's our discretion, our discretion. तो ये जो डॉटेड बाउंड्री है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो सिस्टम है, और इसके ऊपर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं? वी आर इन्वोकिंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम. वर्क एनर्जी थ्योरम on our system. Work energy theorem. This is what we are doing. We are invoking work energy theorem on the system, on our system. What is our system? Our system is the stuff which is inside this dotted boundary. इस dotted boundary के अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है, इस dotted boundary के अंदर आपको क्या दिख रहा है? इस dotted boundary के अंदर आपको thread का इतना पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, thread का इतना पार्ट यहाँ पे, और thread का इतना पार्ट यहाँ पे, और ये पुली. डॉटेड बाउंड्री के अंदर हमको ये दिख रही है, इतना पार्ट दिख रहा है. तो इस पार्ट के ऊपर इस सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं. एंड एज वी नो वेरी वेल दैट सिंस वर्क एनर्जी इज अ थ्योरम, सो इट कैन बी डिराइव्ड, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. इट्स नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. सो इन अदर वर्ड्स वी आर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, नाउ लेट्स यूज वर्क एनर्जी थ्योरम.
on the system. And what the theorem states is delta K equal to W all. Delta K means the change in the kinetic energy, and W all is the work done by all the forces. Now it's going to be interesting. Now what are the forces which are acting? W all on the right hand side is the work done by all the forces. So, and what are the forces that are acting, which are acting on our system? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक टेंशन ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे धागे का थ्रेड का टेंशन, आप उसका डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये बाउंड्री जो डॉटेड बाउंड्री है उससे दूर जा रहा है, बिकॉज धागे का जो टेंशन होगा, धागे का टेंशन उस बॉडी से दूर जाता है जिस बॉडी के ऊपर वो लग रहा है। तो क्योंकि हमारा सिस्टम इस बाउंड्री के अंदर है तो हमारा टेंशन देखिए बाउंड्री से दूर जा रहा है। सो बाय द सेम टोकन यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट विल आल्सो बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस बाउंड्री, और यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो एक सिंगल थ्रेड है, सेम थ्रेड है और मासलेस थ्रेड है। उसका जो टेंशन होगा पूरी धागे में, पूरी थ्रेड में, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि थ्रेड सेम है और मासलेस थ्रेड है। यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे धागा अटैच्ड है, यहाँ पे जो टेंशन होगा सपोज करेंगे ऐसे लग रहा है, that is T prime, and you can see that this tension is also directed away from the boundary because this is the tension pertaining to a thread inside a thread which is always directed away from the boundary, from the body on which it is acting. Okay, now let's say that the stuff inside the boundary is a massless and a massless quantity because this pulley is a massless body और इतना धागे का इतना पोर्शन ये मासलेस है, ये मासलेस है और ये मासलेस है। तो ये जो बाउंड्री है हमारी उसके अंदर जो कुछ भी है स्टफ वो मासलेस है। तो मासलेस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ऑब्वियसली, हाफ mv स्क्वायर, m is 0. So this left hand side is 0 and right hand side will be work done by all the forces, work done by all the forces, जितने भी forces है सबका वर्क। अब यूजुअली हम क्या करते हैं कि इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द पावर दैट हैज बीन एक्सपैंडेड हियर, और पावर डेसिपेटेड, और पावर कंज्यूम्ड, और पावर यूज्ड, और पावर यू कैन से expanded in this movement of the bodies. So this power transferred or whatever you call it. So this is power, right? On the right hand side it is power, and this is, so this is by all the forces. So this should be sigma p. Sigma p equal to 0. Sigma p means power delivered by all the forces acting on the system, that is equal to 0. Sigma p equal to 0. But what are the forces which are acting on this system? So you see the situation is like this. So I'll write this one down here. So this is delta p equal to 0. So what are the forces which are acting on this system? So there may be so many forces acting on this system. The system is inside this boundary, but I have labeled the external forces here. This T is an external force. This T is an external force. This T prime is an external force on the system. So what is the power delivered by the external forces? तो ये वाला फोर्स कितनी पावर ट्रांसफर करेगा? पावर विल बी फोर्स इनटू, पावर का फॉर्मूला है, पावर का जो वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर इज फोर्स इनटू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। सो दिस फोर्स इज टी, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी उससे हमें मतलब है क्योंकि इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, और तुम देख सकते हो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो इस मास की वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक
सेम थ्रेड है। तो लेट्स से दैट इस मास की वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी लेट्स से v2 है। सो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर होगा दैट विल बी फोर्स acting at this point, which is the tension, into the velocity of this point, which is v1. Similarly, power transferred at this point will be d into velocity of this body, that is v2, d into v2, and the power delivered at this point will be this tension t prime into velocity of this point. But you see, if you consider this point O, the velocity of this point is 0 because this is fixed, और यहाँ से यहाँ तक सेम थ्रेड जा रही है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर 0 होगी तो थ्रेड के इस पॉइंट की भी वेलोसिटी 0 होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे मैंने t प्राइम इंटू 0 कर दिया बिकॉज वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज 0। और इसके अलावा देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में इंटरनल फोर्सेस का वर्क भी देखना चाहिए हमें। तो इस सिस्टम के ऊपर ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे, यहाँ से टी, यहाँ से टी, यहाँ से टी प्राइम, दीज वर द एक्सटर्नल फोर्सेस, बट इवन इंटरनल फोर्सेस आर प्रेवलेंट इनसाइड द सिस्टम। यहाँ पे अंदर इंटरनल फोर्सेस भी लग रहे होंगे, मतलब अंदर भी टेंशन होगा, हर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन लग रहा होगा। लेकिन धागे के कॉन्टेक्स्ट में जो ये इंटरनल फोर्सेज हैं इनका वर्क 0 होता है। देखो क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन ले लूँ, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ये ए बी ले लिया मैंने, और मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ ए बी को देख रहा हूँ, धागे का छोटा सा पोर्शन है। तो यहाँ पे टेंशन ऐसे एक्ट करेगा, इससे इस धागे के एक मिनिस्क्यूल पार्ट है, इस धागे के से दूर जाता हुआ, और यहाँ पे पॉइंट बी पे टेंशन ऐसे एक्ट करेगा थ्रेड से, ये थ्रेड का छोटा पार्ट है, इससे दूर जाता हुआ। Now if the velocity of this thread is here, the velocity is v1, of this portion, then you see that here the power expanded at this point, मान लो velocity नीचे की तरफ है, तो power expanded और power delivered by this force will be t into v1, and power delivered at this point by this force will be t into v1 with minus sign. Why with minus sign? Because here the force tension is acting upward and the velocity of this point is downward. So since force and velocity are oppositely directed, so power expanded will be negative. So here the total work or the total power consumed will be 0. So that means what I want to say that the power delivered by internal forces will be 0, or in other words the work done by internal forces will be 0 in this context. I am not generalizing my statement, I am saying only in this, with reference to this situation when there is a thread involved, the work done by internal forces is 0. तो मैं अगर चाहूँ तो उसको ऐसे कह सकता हूँ कि धागे के कॉन्टेक्स्ट में जो टेंशन है वो टेंशन एज एन इंटरनल फोर्स जो वर्क करता है वो 0 होता है, कोई वर्क नहीं करता टेंशन एज एन इंटरनल फोर्स इन कॉन्टेक्स्ट टू थ्रेड। तो जो भी यहाँ पे देखो जो भी हमने वर्क लिया है वो बाहरी फोर्सेस का या एक्सटर्नल फोर्सेस का लिया है। सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सो नाउ इफ यू द राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी 0, सो दिस बॉइज डाउन टू टी v1 प्लस टी v2 इक्वल टू 0, एंड ये t कैंसिल हो गया, सो v1 इक्वल टू माइनस v2। Now if you differentiate it once again with respect to time, then a1 will be equal to minus a2. So now this is a beautiful and very healthy algebraic algorithm or very scientific one. पहली वाली भी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है and I sort of more resonate with this method. तो इससे क्या होगा कि जो बहुत मल्टीपल पुली सिस्टम है उनकी एनालिसिस हम बहुत आसानी से कर लेंगे, और फिर मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, अगर 4 पुली 5 पुली कितनी पुली हो, प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज तो बात थी कि हमने इसका आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया कि ये है क्या कंस्ट्रेंट मोशन की, ये जो एनर्जी मेथड से जो हम रिलेशंस निकाल रहे हैं वेलोसिटीज़ के बीच में और एक्सेलरेशंस के बीच में, विद साइन आंसर आ रहा है, हमें पता चल रहा है कौन किधर जा रहा है। तो ये जो है ये बहुत सॉलिड मेथड है,
लेकिन इसको हम धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे। आज हमने इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन दी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप सम प्रॉब्लम्स लाइक दिस प्रॉब्लम and other problems. You can try this problem, use this algorithm on this problem. In the next lecture we will discuss this problem so that you become more confident with it and more in tune with this. Thank you very much for this. I hope you enjoyed the lecture. Thank you.